नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज़ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर का पहला सीरीज़ देखेंगे, पहला लेक्चर देखेंगे, प्रेजेंटेड बाय मनीष रंजन। जैसा कि ट्रांसफार्मर हमें दिखता है, वो इस टाइप कोई भी पावर स्टेशन हो, पावर जनरेशन यूनिट हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, सबस्टेशन हो, स्विच यार्ड हो, इस टाइप के स्ट्रक्चर का कुछ एपरेटस स्विच यार्ड में या सबस्टेशन में दिखता है। इस एपरेटस को ही ट्रांसफार्मर कहते हैं, जिसमें कुछ ऊपर में बुशिंग्स होती है, एक टैंक होता है और कुछ बेस स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वाइंडिंग फैंस एंड फिन्स होते हैं। अगर इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। कुछ डिटेल से देख लेते हैं। बेसिक ये कोर है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोर है। उसके बाजू में 2 नंबर है एलवी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके बाद है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। उसके बाद है टैप्ड वाइंडिंग, जिसमें हम लोग टैपिंग करते हैं। 5वां है टैप लोड, लोड की जो टैपिंग होती है। 6 है एलवी बुशिंग, ये छोटे छोटे वाले लो वोल्टेज बुशिंग से, एंड बड़े वाले हाई वोल्टेज बुशिंग से। क्लैंपिंग फ्रेम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ लोड टैप चेंजर, यस वेरी इंपॉर्टेंट। टैप चेंजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट सीरीज 2 में देखेंगे, अभी ये इस वाले लेक्चर में नहीं। मोटर ड्राइव्स, ट्रांसफार्मर टैंक जिसमें ऑयल फिल रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल फिल रहता है, कंजर्वेटर उसका स्टोरेज ऑयल का, एंड रेडिएटर्स जहाँ पे ऑयल की कूलिंग्स होती है। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का इतना इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर जब इलेक्ट्रिकल की बात होती है तो ट्रांसफार्मर के बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल एक पावर सिस्टम इमेजिनेशन करना बेकार है। ये क्यों है? इसके पीछे जब आप एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन को या सॉरी पावर सिस्टम को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये जनरेशन यूनिट है जहाँ से बिजली जनरेट हुई। उसके बाद क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जनरेशन बहुत ही नॉमिनल वोल्टेज होता है, बट उसको क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, और ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में देते हैं। और इस ट्रांसमिशन के बाद एक और ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जितना स्टेप अप किया था स्टेप डाउन करेगा वो। तो ये जो होता है हमारा पावर सबस्टेशन के पास, स्विच यार्ड के पास होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के पास सबस्टेशन के पास होता है, और ये स्विच यार्ड के पास होता है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करके कस्टमर के पास, इंडस्ट्री के पास एंड डोमेस्टिक सप्लाई के लिए अप्रोप्रिएट सुटेबल वोल्टेज जनरेट करता है एंड एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये तो हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन हम करते क्यों हैं? तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ कि वोल्टेज का मतलब पावर का जनरेशन कहीं और हो रहा है और कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, और उसके बीच में एक लंबा सा लाइन होता है जो 100, 200, 300, 500 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन होता है। इस ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस मिनिमम होनी चाहिए, और उसी के लिए हम लोग का ट्रांसफार्मर का प्रॉपर यूज होता है। कैसे लॉसेस मिनिमम होना चाहिए और उस लॉसेस को मिनिमाइज करने में ट्रांसफार्मर का क्या रोल है, उसको समझते हैं। पावर लॉस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक वायर के अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो पावर कंजम्पशन इन दैट वायर हो क्या होगा, आई स्क्वायर आर। और पावर लॉस अगर ट्रांसमिशन में हमको लो होना चाहिए, अगर चाहिए तो आई स्क्वायर आर लो होना चाहिए, आर तो फिक्स है, तो आई शुड बी लो, आई का यानी करंट उस ट्रांसमिशन लाइन में कम होना चाहिए। और जैसा कि हम ट्रांसफार्मर में जानते हैं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। पावर चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, सिर्फ वोल्टेज एंड करंट का चेंज होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कांस्टेंट वोल्टेज पे अगर हम कांस्टेंट पावर पे अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो जितना टाइम्स इंक्रीज करेंगे उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करंट ड्रॉप होगा, और जब करंट ड्रॉप होगा तो पावर लॉस उसका स्क्वायर टाइम्स फर्दर ड्रॉप होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को 10 गुना बढ़ाते हैं तो हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो 100 गुना रिड्यूस होता है। इस बात को समझिए। अगर हम ये स्टेप अप वोल्टेज नहीं करते तो आप सोचिए कि उसमें लॉसेस 100 टाइम्स होते। समझिए ना। सिमिलरली क्या होता है, लोड साइड में हमको करंट हाई चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं ताकि करंट हाई मिले। लोड साइड में करंट हाई मिलने के लिए हमको स्टेप डाउन कर देते हैं, और जनरेशन साइड में ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए हम स्टेप अप कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, बट अब हमको पता करना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ये ऐसा दिखता है। जनरल भाषा में अगर हम कहें तो एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक बड़ा सा कोर होता है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक कोर होता है, मेटल का होता है, बेसिकली आयरन का। इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है। ये 2 साइड में वाइंडिंग होता है। वन साइड इज प्राइमरी और सेकंड साइड इज सेकेंडरी।
तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी स्थिर रहने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उस कारण से हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। करंट वोल्टेज ट्रांसमिट होता है प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें दो कॉइल्स होते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, एक कॉइल, और सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरा कॉइल, और इनके बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऐसे ये आप एरो देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी साइड से निकल के सेकेंडरी साइड में आएगा और ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। किस मीडियम से? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस फॉर्म में? म्यूचुअल इंडक्शन। आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के ऊपर के प्रिंसिपल पे काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्म में होता है, उसी इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। और ये फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के थियरी के बेस्ड है, जिसमें प्राइमरी इस फ्लक्स करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स जनरेट होता है। करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स जनरेट होगा और ये फ्लक्स लिंक होगा और इसी फ्लक्स के कारण सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये वोल्टेज इंड्यूस होगा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को के कारण। कैसे होगा हम लोग आगे देखें। ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, ये प्राइमरी साइड के वोल्टेज से या तो ज़्यादा होगा, यानी इस तरफ अगर 240 वोल्ट है तो या तो ये 240 वोल्ट से ज़्यादा होगा, या कम होगा, या बराबर होगा। अब तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है। और वोल्टेज के घटने बढ़ने से करंट का भी प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में इंक्रीज होना और डिक्रीज होना दोनों एक ही साथ साइमल्टेनियसली होते हैं। लेकिन इन घटना के बीच में फ्रीक्वेंसी, यानी प्राइमरी साइड में जो फ्रीक्वेंसी होगा, सेकेंडरी साइड में जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो बराबर होगा। और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, यानी प्राइमरी साइड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, सेकेंडरी साइड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, वो दोनों बराबर होगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये किस मीडियम से ट्रांसफर होता है? मैग्नेटिक सर्किट से। इसको हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी स्क्रिप्ट को दिखाइए। बोलते तो हैं हिंदी में, बट स्क्रिप्ट भी हिंदी में होना चाहिए। तो मैंने स्क्रिप्ट हिंदी में डाल दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। बट एक ये है कि ये गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, तो इसमें कुछ गलती हो भी सकती है। तो गलती होगी तो आप इंग्लिश को ही मानिएगा कि वो सही है, इन केस ऑफ डिफरेंसेस। एनीवे, चलते हैं आगे। हिंदी के लिए पॉज करके आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये बेसिकली हमारा एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, ये कोर होता है। ये एक कोर है, प्राइमरी साइड में हम वाइंडिंग किए हुए हैं और एक सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग किए हुए हैं। प्राइमरी साइड जो है हमारा इनपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है, सप्लाई से कनेक्टेड है, जिसको प्राइमरी सप्लाई भी कहते हैं। और सेकेंडरी साइड में लोड लगा हुआ है, दिस इज द लोड। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन का, जिसमें बेसिकली मैंने बताया दो वाइंडिंग्स होती है। और वो दो वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग दिस वन, सेकेंडरी वाइंडिंग दिस वन। प्राइमरी वाइंडिंग जनरली पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग पावर को इनटेक करता है, लेता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग इनटेक को लोड पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको लोड को फीड करता है, देता है। अब ये जो दो कॉइल होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये समझने वाली बात है। ये दोनों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये कोर के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। जिस 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 बेस पे इनकी वाइंडिंग की हुई है, उस बेस को क्या कहते हैं? कोर, ट्रांसफार्मर कोर। और ये जो कोर होता है, ये कोई एक सॉलिड आयरन मतलब कोर नहीं होता है, एक सॉलिड आयरन का स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये सीट वाइज लेमिनेटेड सीट होता है। ये क्यों होता है? लॉसेस को कम करने के लिए। हम लोग आगे देखेंगे कौन से लॉसेस को कम करने के लिए लेमिनेटेड सीट का इस्तेमाल करते हैं। बट बस इतना जान लीजिए, ये कोर जो है सॉलिड कोर नहीं होता है, लेमिनेटेड सीट्स होते हैं। इसी स्लाइड्स को हिंदी में बताया गया है। ये कोर का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए, लेमिनेटेड कोर है। इसी स्लाइड्स को हिंदी में बताया गया, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी के स्टूडेंट्स। तो वाइंडिंग मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। और इसी मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर होता है। किस बेसिस पे? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के बेसिस पे। वो कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। अब सिर्फ स्टेटमेंट देखते जा रहे हैं कि ये क्या होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है इनपुट सप्लाई को, प्राइमरी वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, इनपुट वोल्टेज सप्लाई को, इलेक्ट्रिकल पावर को इनटेक करता है
इनपुट के रूप में लेता है इलेक्ट्रिकल पावर को और उसको कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या से डिनोट किया गया, 5 से। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिसीव हुआ उसको अगेन वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है और रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज देता है। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग ने करंट को लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड से वोल्टेज को, सेकेंडरी वोल्टेज को इंड्यूस करेगा और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक पावर लोड को ट्रांसमिट करेगा, लोड को फीड करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। क्लियर हो गया? इसी को हिंदी में दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का हमारा स्कीम डायग्राम क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। इलेक्ट्रिकल की भाषा में हम लोग क्या क्या इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बीपी यानी प्राइमरी वोल्टेज, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्वाइल्स होते हैं, यानी क्वाइल के ऊपर वाइंडिंग की हुई है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, एनपी। सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग की हुई है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो एनएस। सेकेंडरी वोल्टेज वीएस। ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर कोर। ये प्राइमरी क्वाइल हो गया, ये सेकेंडरी क्वाइल हो गया। इसी को इलेक्ट्रिकल के स्कीमेटिक डायग्राम में ऐसा और स्कीम में हम लोग ऐसा लिखते हैं। बीपी इज प्राइमरी, वी इज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और फ्लक्स फाई है। और यही फाई फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कन्वर्जन का एक कारण होता है, ट्रांसमिशन का एक कारण होता है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो के बारे में जानते हैं। ये टर्न रेशियो क्या होता है, जैसा कि हमने जाना कि प्राइमरी वाइंडिंग के प्राइमरी क्वाइल्स के ऊपर वाइंडिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वाइल पर टर्न होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्वाइल टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ क्वाइल टर्न्स। अब इन दोनों टर्न्स का जो रेशियो होता है उसी को ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल का जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो, यानी एनपी डिवाइड बाई एन एस इज इक्वल टू एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्न रेशियो और यही एनपी डिवाइड बाई एन एस इक्वल टू हो जाता है वीपी डिवाइड बाई वी एस। वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है वीपी डिवाइड बाई वी एस, बट अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए, यानी ट्रांसफार्मर के केस में टर्न रेशियो और वोल्टेज रेशियो दोनों बराबर होते हैं और दोनों इक्वल टू एन के होते हैं। ये तब होते हैं जब ये जो फ्लक्स प्राइमरी में जो जनरेट हो रहा है वही फ्लक्स सेकेंडरी को इंड्यूस कर रहा है। तो ये कंडीशन होना चाहिए, एजम्पशन हिंदी में। नेक्स्ट इसको हम लोग आगे देखते हैं एग्जांपल से। अगर एक ट्रांसफार्मर का इनपुट सप्लाई 240 वोल्ट है और उसका टर्न रेशियो 3 है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यानी टर्न रेशियो 3, इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। या फिर वोल्टेज की बात की जाए तो प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 3/1 टर्न रेशियो। तो प्राइमरी वोल्टेज 240, वी एस इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 3 यानी 80 वोल्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे जब एग्जामिनेशन होते हैं तब उसमें, जैसे रेलवेज के टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के टाइप। अभी तक हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं, टर्न्स क्वाइल टर्न्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाइल पर टर्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वोल्टेज के हिसाब से, वोल्टेज के बेसिस पे ट्रांसफार्मर 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वो ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होता है, यानी वोल्टेज को स्टेप अप किया। वो कैसे, वो इस तरीके से कि जो वोल्टेज जनरेशन होता है ट्रांसफार्मर में वो नंबर ऑफ क्वाइल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वाइल वोल्टेज उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में सेकेंडरी क्वाइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होगा, आप फिगर में भी देख सकते हैं। तीसरा है इंपेडेंस ट्रांसफार्मर, जिसमें टर्न रेशियो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में दोनों बराबर होते हैं। इनका इस्तेमाल इंपेडेंस मैचिंग के केस में होता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के इंपेडेंस को मैच करते हैं। अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं, ट्रांसफार्मर एक्शन यानी ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है उसको। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा था कि ये जो दो टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो फिर इनके अंदर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, जब एक साइड में इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है तो इधर वोल्टेज प्रोड्यूस होना ठीक है, बट ये जब इससे कनेक्टेड नहीं है तो इसमें इस साइड में वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन को हम पूरा क्वेश्चन आंसर से ही समझेंगे। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस से होता है, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब इसको आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे हिंदी में। तो जनरली हमारा ये ट्रांसफार्मर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग की हुई है और वोल्टेज से सप्लाई किया हुआ है, जो V1 है, I1 करंट फ्लो हो रहा है और ये फ्लक्स है जो लिंक हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल
और ये लोड से कनेक्टेड है, इसमें I2 करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 यानी AC वोल्टेज हमने प्राइमरी साइड में अप्लाई किया प्राइमरी कॉइल में, तो क्या हुआ कि एक करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। वो कैसे? राइट थंब रूल में हम लोग देखे थे कि जब थंब के फिंगर के शेप में अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड राइट थंब के डायरेक्शन में होगा। अगर करंट को राइट थंब के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर के अनुसार सर्कल में, उस थंब के क्रॉस सर्कल में जनरेट होगा। एग्जाम्पल के लिए करंट यहाँ से ऐसे जनरेट हो रहा है, देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो करंट ऐसे ऐसे जनरेट हो रहा है, यानी ये थंब को करने पे फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे होता है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे दिया तो करंट ऐसे फ्लो होगा, तो और करंट को ही हम ऐसे दे दिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा। इट इज कॉल्ड राइट थंब रूल। तो प्राइमरी साइड में हमारा जो ये वोल्टेज करंट के कारण वोल्टेज अप्लाई होने से ये एक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये फ्लक्स जनरेट होगा। और ये जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी साइड में ये जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है इनपुट करंट, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की लिंकिंग इन दोनों कॉइल में उतना ही ज़्यादा होगी। हिंदी में इसको देखते हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि सेकेंडरी साइड में फ्लक्स का लिंकिंग हो चुका है। अब सेकेंडरी साइड में फ्लक्स की लिंकिंग होने से फैराडे लॉ कहता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा और उसके अक्रॉस अगर हम करंट फ्लो करा दें, उस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस करंट फ्लो कराएं, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करा दें, हम वेरी करता रहे, स्टैटिक नहीं वेरी करता रहे, तो इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसको फिगर को और अच्छे से हम बना देते हैं फिर से। फैराडे लॉ ये कहता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस अगर हम कोई एक कॉइल बना के करंट उस कॉइल बना दें और उसके क्रॉस लोड को कनेक्ट कर दें, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जब ये कनेक्टेड होगा ना तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि इस कॉइल में पहले वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस फैराडे नहीं दिया था, तो इसलिए फैराडे लॉ के आधार पर ही ये इंड्यूस होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो वो मैग्नीट्यूड होगा एन डी फाइव बाई डी टी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गुने डी फाइव, जो फ्लक्स जो आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये जो फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है फाइव ओमेगा टी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी साइड में वोल्टेज सप्लाई यूज करने से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस होता है, और ये वोल्टेज प्राइमरी साइड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी के बराबर की होती है, यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के केस में फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये जो एम्पियर टर्न्स होता है, यानी करंट गुने नंबर ऑफ टर्न्स, ये उसके मैग्नेटाइजिंग कॉइल के मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डिटरमाइन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि कॉइल के मैग्नेटाइजिंग फोर्स को किस में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो एम्पियर टर्न्स में डिटरमाइन करते हैं। हिंदी में अगर ये इनपुट करंट साइनसॉइडल है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है, तो फ्लक्स भी साइनसॉइडल होगा, यानी अगर ये वी एम साइन ओमेगा टी है तो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कैसा होगा? फाई एम साइन ओमेगा टी। तो फैराडे लॉ को अगर हम लगाएंगे तो जैसा कि हम लोग फैराडे लॉ जानते थे कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, यानी एन डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? इसको ध्यान से देखिएगा, एन डी फाई बाई डी टी। किसकी वजह से? फैराडे लॉ। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है? फाई एम साइन ओमेगा टी, इसमें हम डिफरेंशिएशन लगा दिए तो क्या होगा? ओमेगा बाहर निकल गया, फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो मैक्सिमम क्या होगा? एन डब्ल्यू फाई एम, एन ओमेगा फाई एम। तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिल गया, और जब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जब मैक्सिमम वोल्टेज मिल गया तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? वी एम डिवाइड बाई रूट टू, यानी जो ये मैक्सिमम ईएमएफ मिला है उसको अगर रूट टू से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? आरएमएस, यानी एक्चुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, एन
वैसा का वैसा, 5x वैसा का वैसा। जब 2 पाई का वैल्यू रख के √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा EMF जनरेटेड RMS वैल्यू इक्वल टू 4.44 FN/m। ये आप बहुत जरूरी है, ये आप समझना कि ट्रांसफार्मर के केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होता है सेकेंडरी साइड में वो होता है 4.44 F इंटू N इंटू 5m। यानी ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स। यानी जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक कपलिंग जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी साइड में बनेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उतना ही नंबर बनेगा, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF बनेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी साइड में कितना है 480 टन्स प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है 90 टन्स, और उसका मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यानी 5m इक्वल टू 1.11। तो वेन 2200 वोल्टेज अगर हम प्राइमरी साइड में 50 हर्ट्ज पे देते हैं तो कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, यानी मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, यानी 5m निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 5m इज इक्वल टू, हम चूंकि देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना, हम लोग जानते थे कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होता है N ओमेगा बाई √2 इंटू 5m। तो आपका क्या EMF दिया हुआ है 200, ये हमको प्राइमरी साइड में निकालना पड़ेगा। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है? आखिर प्राइमरी साइड में वोल्टेज के कारण ही तो फ्लक्स जनरेट होता है, वोल्टेज के कारण करंट आता है, और उसी करंट के कारण फ्लक्स जनरेट होता है, और उसी फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो वोल्टेज हम कितना लेंगे? 2200। यहाँ से 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ERMS इंटू √2 डिवाइड बाई N ओमेगा। तो N हमारा कितना है? 480 प्राइमरी साइड में। देख लीजिएगा, ये जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं वो प्राइमरी साइड में लगा रहे हैं, सेकेंडरी साइड में अभी नहीं लगा रहे हैं। 2 पाई है ही, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना मिली वेबर आ जाएगा, 20.6 मिली वेबर। इसी में अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड EMF क्या होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF के लिए हम लोग फॉर्मूला जो कि जानते थे, ये अभी भी पढ़े हैं कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 4.44 FNS इंटू 5x। 5x की वैल्यू आ गई 20.66, ये वैल्यू आ गई इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का पूछ रहा है इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का कितना है 90। 4.44 ऑलरेडी दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 412 वोल्ट ये आ गया। इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, इसको हिंदी में देखेंगे, हिंदी वाले में हम लोग इसको रख लिए हैं, क्वेश्चन हिंदी में लिख दिए हैं। तो टर्न रेशियो प्राइमरी साइड में ये दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न 480, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 90। तो हम टर्न रेशियो निकाल लेंगे, और जब टर्न रेशियो निकाल लेंगे तो टर्न रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? VP डिवाइड बाई VS, प्राइमरी साइड में वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी साइड में वोल्टेज। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू VP, NS इंटू VP डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो VP इंटू NS डिवाइड बाई NP। VP कितना है? NS VP प्राइमरी साइड में 2200 वोल्टेज, NS है 90, 480। तो इसका भी अगर आप निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा 412 वोल्टेज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग करते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने देखा कि AC सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंडरी साइड में जनरेट होता है। अगर हम प्राइमरी साइड में DC वोल्टेज दे दें तो क्या होगा? तो आप ये जान लें कि प्राइमरी साइड में DC वोल्टेज अगर दे दिए तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, और फ्लक्स जनरेट नहीं होने की वजह से सेकेंडरी साइड में कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। तो सेकेंडरी साइड में तो कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी साइड में क्या होगा? प्राइमरी साइड में ये होगा कि उसमें कोई फ्लक्स तो जनरेट हो नहीं रहा है, मैग्नेटाइजेशन कोर का हुआ नहीं, केवल रेजिस्टेंस है उसमें, वोल्टेज हम दे रहे हैं, और कॉइल का रेजिस्टेंस कॉपर यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो उस कारण से धीरे धीरे क्या होगा? करंट हेवी फ्लो होगा, जिस कारण से जो वाइंडिंग होता है प्राइमरी वाइंडिंग वो जल जाएगा। तो अब तक हम लोग पढ़ लिया है कि ट्रांसफार्मर में कोर के ऊपर वन साइड में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंड साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, लाइक दिस। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एक कोर के दो साइड में अगर हम वाइंडिंग करते हैं सेपरेट लिंब पे, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक जो कपलिंग हो रही है, इसमें बहुत से लॉसेज होंगे, ठीक है ना, और ये लॉसेज इतना ज़्यादा होंगे कि इनकी जो मैग्नेटिक लिंकिंग होगी वो कम होगी, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम जनरेट होगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ट्रांसफार्मर में ही मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होना शुरू हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए उपाय है हमारे पास दो टाइप का कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर के कोर में। फर्स्ट है कोर टाइप कंस्ट्रक्शन और दूसरा है सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है? इसमें क्या करते हैं हम कि जो कोर टाइप कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि कोर एक ही होता है, ठीक है, और जो वाइंडिंग का हाफ पार्ट यानी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक साथ ही करते हैं एक ही लिंब पे, और ये कोर के दोनों पार्ट में करते हैं। हाफ प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे और हाफ सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे और इधर पे।
कोर के बाजू में, कोर से सटा हुआ हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है और कोर से दूर हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है। सेल टाइप में देख लेते हैं। तो सेल टाइप में क्या होता है कि कोर एक ही रहता है और इस कोर का जो एरिया होता है वो सेल के एरिया से दुगना होता है। ठीक है, ये मोटा एरिया होता है और ये सेल का एरिया हाफ होता है। और इसी कोर पे प्राइमरी वाइंडिंग कर लेंगे, कोर से सटा हुआ, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग कर लेंगे ऐसे यहाँ पे। तो एक ही कोर में, एक ही लिम्ब में हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों हो जाता है। यानी अगर हम फ्लक्स जनरेट होता है तो एक ही साथ दोनों कॉइल में फ्लक्स लिंक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस कारण से जो फ्लक्स ट्रैवल करके जो कोर से जाता था सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो ट्रैवलिंग का जो लीकेज होता है वो खत्म हो जाएगा। लीकेज का जो प्रॉब्लम है, फ्लक्स लीकेज का प्रॉब्लम, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का प्रॉब्लम, ये इससे दूर हो जाएगा और ये मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो बहुत बढ़िया होगा और लो रिलक्टेंस पाथ इसको देगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही लो रिलक्टेंस पाथ होगा और मैग्नेटिक कपलिंग इंप्रूव होगी। तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ काफी अच्छा होगा, ज्यादा बनेगा और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसको हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसा करने से मैग्नेटाइजेशन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो लॉसेज हैं, जिसमें मेनली दो लॉसेज होते हैं, ईडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज। तो हिस्टेरेसिस लॉसेज को तो आगे देखेंगे, लेकिन ईडी करंट लॉसेज इसमें ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिम्ब का जो एरिया होता है वो ज़्यादा पड़ जाता है और दो दो कॉइल एक ही लिम्ब पे लगे हुए हैं, तो उस वजह से लिम्ब के ऊपर लोकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है। तो ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम यही है कि ये कोर टाइप और सेल टाइप जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्रांसफार्मर के एक ही लिंब पे जब वाइंडिंग करते हैं, तो हमारे पास एक और नया प्रॉब्लम आ जाता है। क्या भाई? तो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको ईडी करंट कहते हैं। ये जो ईडी करंट है इसको हम लोग, ये कोर के अंदर ही फ्लो होना शुरू हो जाता है और कोर को हिट करने लगता है। कोर का हीटिंग शुरू हो जाता है ईडी करंट की वजह से। तो इसको दूर करने के लिए हम, जिसके कारण हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी डाउन होती है, एनर्जी लॉस होगा ऑब्वियसली हीटिंग में, और वो हीटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी अपोज करेगा। तो अल्टीमेटली हमारी इफिशियंसी डाउन होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को लेमिनेटेड करते हैं। यानी कोर एक सॉलिड ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं। इसको क्या करते हैं? एक पतला 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 पतला, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सीट में पहले काटते हैं और फिर उसको इंसुलेशन दे के बीच में और उसको चिपका देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर पहले रहता, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज इंड्यूस होने के चांसेस थे। लेकिन जब उसकी सीट इतनी पतली बन जाएगी तो इसके अंदर इसके दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज इंड्यूस्ड होने के चांसेस कम होंगे, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएंगे, मिनिमम होंगे, नॉट जीरो के बराबर, मिनिमम हो जाएंगे। तो लेमिनेशन करके हम लोग क्या करते हैं कि जो सरफेस एरिया है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। और हमको रेजिस्टेंस के केस में हम लोग पढ़े थे कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी एरिया आपने बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी एरिया कम किया, कम कर रहे हैं ना हम लोग, एरिया कम किया, इतना बड़ा लोहे को हम लोग क्या किए, सीट में कर दिए, तो एरिया कम हो गया। तो जब एरिया को हम लोग कम किए हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये लोकली जो इंटरनल जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा है? सरफेस एरिया हमने सीट बना के उसको बढ़ा दिया, और दूसरा लेमिनेशन कर दिया तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी आ गया। एक सीट से करंट दूसरे सीट पे करंट नहीं नहीं जाएगा। यही बात इसमें सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो एक और लॉस लॉस जो बच गया था, हिस्टेरेसिस लॉस, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कोर का जो मटेरियल है उसमें हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी जो हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव हो जाती है और हिस्टेरेसिस लूप पतला हो जाता है। उसको हम लोग आगे डील कर लेंगे लॉस में स्पेसिफिकली। तो ये हमारा एक सेल्ट का लेमिनेशन का स्ट्रक्चर भी है कि हम लोग इस टाइप में एल आई, जो मोस्टली पॉपुलर है यही है, एल आई लेमिनेशन करते हैं, और कोर टाइप में यू आई लेमिनेशन ज़्यादा पॉपुलर है। इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कोर के बेसिस पे, कोर का जो डिज़ाइन है उसके बेसिस पे, बेसिस के अनुसार ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर, एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दोनों केस में एक फ़ायदा होता है कि जो हमारा लीकेज फ्लक्स है, नो लॉस ऑफ फ्लक्स थ्रू एयर, लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। दूसरा, इंटरनल कोर में फ्लक्स का लीकेज भी नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ऑल जितने मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं वो एक ही बार लिम्ब में ट्रेवल करते हैं, लिम्ब से बाहर वो फ्लक्स नहीं जा पाते हैं। इस कारण से हमारे पास जो लीकेज का प्रॉब्लम होता है वो दोनों टाइप में, कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ये दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एल वी एच बी, और ये फ्लक्स जो हो रहा है वो फाई हो रहा है। लेकिन सेल टाइप के केस में क्या होता है कि ये चूंकि फ्लक्स दो डायरेक्शन में मूव हो जाता है, इसमें सिंगल डायरेक्शन मूव होता है, तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, फाइव बाई टू, यानी हाफ हो जाता है। तो जब फ्लक्स हाफ हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो लीकेज जो लॉसेज होगा, मैग्नेटिक लॉसेज, वो सेल टाइप में मिनिमम होगा, कोर टाइप में मैग्नेटिक लॉसेज ज़्यादा होगा।
लेकिन सेल टाइप में मैग्नेटिक लॉसेस कम होगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, इसके डिज़ाइन और कमीशनिंग के हिसाब से कोर टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और उसका कमीशनिंग वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब ज़्यादा हाईली ये है, खर्चीला है। हम लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेल टाइप और कोर टाइप में हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वही जो मैंने बताया कि एक ही लेम्ब में बोथ वाइंडिंग जो है वो दोनों के ऊपर कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। जैसे आप इसमें और डिटेल से आप अच्छे से देखेंगे। जैसे ये एक लिम्ब है, इसी में ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो प्राइमरी वाइंडिंग किया हुआ है और उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ है। तो दोनों की वाइंडिंग कंसेंट्रिक सर्कुलर में है। सिलेंडर में कंसेंट्रिक सिलेंडर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक कपलिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो एक ही, दोनों प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों के लिए एक ही मैग्नेटिक लाइन होता है, जिस कारण से हमारा जो लीकेज फ्लक्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम परसेंटेज में होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में। और सेल टाइप में अगर आप देखेंगे तो वो कोर टाइप के लीकेज से हाफ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटर लिम्ब में जो फ्लक्स होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस स्लाइड्स में, कि आउटर लिम्ब में जो फ्लक्स होगा वो 5/2 होगा। इस केस में 5 होगा, इस केस में 5/2 होगा। तो ऑब्वियसली जब 5/2 है तो उसका जो लीकेज फ्लक्स होगा उतना ही कम होगा। इसको आप और पिक्टोरल फॉर्म में देख सकते हैं। कोर ये है, इनर कॉइल एंड आउटर कॉइल, वाइंडिंग कैसे होती है वो दिखाया गया है हिंदी में। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इन ट्रांसफार्मर, जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है, ये याद रखिएगा। अगर किलो में होगा तो केवीए, मेगा वोल्ट में होगा तो एमवीए। तो वोल्ट एम्पियर में इनकी रेटिंग होती है, किलो वाट में नहीं होती है, वोल्ट एम्पियर में रेटिंग होती है, ये याद रखिएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज हमारा स्टेप अप होता है और करंट स्टेप डाउन होता है, वाइस वर्सा। लेकिन दोनों केस में हमारा जो पावर होता है वो प्राइमरी साइड में जो पावर होता है सेकेंडरी साइड के पावर के बराबर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, पावर इन प्राइमरी साइड इक्वल टू सेकेंडरी साइड। जैसा कि हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो वी आई कॉस फाई इन प्राइमरी साइड, वी आई पी कॉस फाई प्राइमरी साइड, वी आई एस कॉस फाई सेकेंडरी साइड, दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर इफिशियंसी के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छोटे ग्रेड के इलेक्ट्रिशियन और इन सब के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे हाईएस्ट होती है, ऑलमोस्ट 99%, 98% इतनी हाई होती है। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वी एस, इनपुट वोल्टेज क्या होता है, वी पी, यानी इसी का रेशियो क्या होता है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस डिवाइड बाई वी पी। इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज। इसको पावर में भी ले लेंगे तो आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, इफिशियंसी तो मेनली यही होता है। तो इनपुट पावर माइनस लॉसेस डिवाइड बाई इनपुट पावर। हमारा आउटपुट पावर, इनपुट पावर पता है कितना वोल्ट का हम सप्लाई दे रहे हैं, या फिर इतना वाट का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, केवीए का, इतना वोल्ट इंटू एम्पियर का, इतना केवीए का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर होगी, अगर हम इनपुट पावर में से लॉसेस को माइनस कर दें तो हमारी एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाई इनपुट पावर। और क्वेश्चन यही आता है, कभी कभी क्या होता है कि किलो वाट में आउटपुट वोल्टेज दिया, आउटपुट पावर दिया रहता है और वोल्ट एम्पियर दिया रहता है, तो एफिशिएंसी निकालने को बोलता है। कभी कभी केवल लॉसेस देता है और इनपुट पावर देता है और कहता है एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आप बस पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लिए, और ये बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर के आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी को आगे जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जनरली हमारे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अगर हाई है, यानी लॉसेस कम है, तो ये प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में जो पावर लॉसेस हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल सा मैंने बताया कि अगर इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस, जो पढ़ा था अभी, डिवाइड बाई इनपुट पावर। तो अगर इफिशियंसी ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये लॉस बहुत ही कम है। ठीक है, इनपुट पावर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनपुट पावर पे लॉसेस बहुत कम है, तो उसकी इफिशियंसी हाई होगी। यानी जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो लॉसेस को डिटरमाइन करती है, लॉसेस को रिफ्लेक्ट करता है। और ट्रांसफार्मर के केस में जो इफिशियंसी होती है काफ़ी हाई होती है। वो क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न यही है कि चूंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है तो इसमें कोई फ्रिक्शन या विंडेज लॉस नहीं होगा, ये तो स्टैटिक है तो ये एक नहीं होगा। दूसरा रीज़न ये है कि इस ट्रांसफार्मर में दूसरे जितने मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो,
उन सब में एक चीज़ कॉमन, उन सब में एक फैक्टर होता है रोटेटरी मोशन का, जिस कारण से उनमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होने के बावजूद भी इनके पास दो ऐसे लॉसेस होते हैं जो काफ़ी फेमस है। दो टाइप के लॉसेस, फर्स्ट है कॉपर लॉसेस जिसको वाइंडिंग लॉसेस भी बोलते हैं या फिर I² R लॉसेस भी वो कहते हैं, और दूसरा है आयरन लॉसेस जिसको कोर लॉसेस कहते हैं। हालांकि ये लॉसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर से होती है जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और जो कोर लॉसेस होता है ये फिक्स होता है। और इसको, इन दोनों को लॉस को कम करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे कैसे हम लोग लॉस को मिनिमम कर देते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में। तो हमारे पास हम लोग अब देखेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या क्या होते हैं। तो ट्रांसफार्मर लॉसेस में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉपर लॉसेस के बारे में। कॉपर लॉसेस को, जिसको हम लोग I² R लॉसेस भी कहते हैं, कॉपर वाइंडिंग जो प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में जो कॉपर वाइंडिंग होती है उसमें करंट फ्लो होने की वजह से जो कॉपर का रेजिस्टेंस होता है, तो उसके कारण जो लॉस होता है, यानी प्राइमरी साइड में I² R और सेकेंडरी साइड में I²R, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉपर लॉसेस आ जाएगा ट्रांसफार्मर में। यानी बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होता है। तो नो लोड के केस में, जब हमारे पास ट्रांसफार्मर में नो लोड है, उस समय कॉपर लॉसेस एकदम जीरो होगा। ध्यान देने वाली बात, नो लोड के केस में ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस ऑलमोस्ट जीरो, और फुल लोड के केस में कॉपर लॉस मैक्सिमम। ठीक है? क्यों? क्योंकि करंट फ्लो फुल लोड के केस में मैक्सिमम होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नो लोड के केस में कौन सा लॉस जीरो होगा, तो वो कॉपर लॉस होगा, और फुल लोड के केस में कॉपर लॉस मैक्सिमम होता है। ठीक है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है कि भाई, तो कॉपर लॉस को कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमने जान तो गया कि भाई कॉपर लॉस कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज को हाई करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हाई वोल्टेज करेंगे तो करंट हमारा कम मिलेगा, और कंडक्टर जब करंट हाई कम मिलेगा तो जो हमारा कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यानी मोटे मोटे कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाए कंडक्टर का एरिया ज़्यादा करने से। बेटर कूलिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि I² R लॉस के कारण हीटिंग ज़्यादा हो जाएगा, और जब हीटिंग ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हीट के साथ और बढ़ता है। और प्रॉपर इंसुलेशन रखेंगे वाइंडिंग के बीच में। क्यों? क्योंकि I²R के कारण वाइंडिंग हीट होती है, जिसके कारण उनके जो टेम्परेचर हाई होता है। तो ऐसे केस में इंसुलेशन पंचर होने का केसेस बहुत आता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में इंसुलेशन पंचर हो गया, तो क्या क्या करेंगे? हाई वोल्टेज को हाई रखेंगे, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, कूलिंग अच्छा करेंगे, इंसुलेशन को अच्छा करेंगे। ऐसा करने से हमारे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी वो बढ़ेगी और लॉसेस कम होगा, कॉपर लॉसेस। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग I², इसको हिंदी में देख लेंगे। नेक्स्ट है आयरन लॉसेस, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस बोलते हैं। आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस का बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोर जो है वो आयरन से बना हुआ रहता है, और ये जो आयरन लॉसेस होता है, देखिए कॉपर लॉसेस वाइंडिंग में होता है इसलिए उसको वाइंडिंग लॉस बोलते हैं, लेकिन आयरन लॉस जो होता है वो कोर में होता है, इसलिए इसको कोर लॉस बोलते हैं। आयरन से आपके दिमाग में क्वेश्चन आनी चाहिए थी, या आई होगी तो आप कमेंट में हो सकता है लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन का ही क्यों बना हुआ रहता है, किसी और मटेरियल का क्यों नहीं बना हुआ रहता है? आयरन को ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या फिर स्टील को क्यों यूज़ करते हैं? तो रीज़न ये है कि अगर हम दूसरे मेटल का यूज़ करेंगे या फिर एयर का यूज़ करेंगे, तो एयर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रांग बनना चाहिए और वो ट्रैवल अच्छा से करना चाहिए। ठीक है? तो जो कार्बन स्टील की जो परमिएबिलिटी होती है ना, इसी को परमिएबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने और किसी मटेरियल में ट्रैवल करने की जो एबिलिटी होती है उसी को परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो कार्बन स्टील में मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो एयर के मुकाबले 1500 टाइम्स है, तो इसलिए हम लोग आयरन का कोर यूज करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आयरन के यूज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनता है अन्य मेटल के अपेक्षा, और ये इस मेटल में ट्रैवल भी ज़्यादा करता है, यानी फ्लक्स लीकेज कम होता है। स्टील में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है? तो जहाँ पे एक फ़ायदा हम लोग ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करा रहे हैं और ट्रैवल करा रहे हैं, वहाँ से एक घाटा भी है कि ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने से हिस्टेरेसिस लॉस ये भी ज़्यादा होता है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जो भी मटेरियल जो आयरन है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और एक ईडी करंट लॉस, ये भी जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज़्यादा ईडी करंट होगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा, और ये दोनों लॉस फिक्स्ड होता है, ये वेरी नहीं होता है। जैसे कॉपर के केस में कॉपर लॉस करंट के ऊपर वेरी होता था, लेकिन आयरन लॉस फिक्स होता है, ये वेरी नहीं होता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फिक्स लॉस कौन है? आयरन लॉस, और वेरिएबल लॉस कॉपर लॉस। तो हाँ, यही बात हमने बोल रहा था कि जो आयरन लॉसेस होता है वो फिक्स्ड होता है।
क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमने आयरन यूज कर दिया वो तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो वही है। और ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि लोड करंट के ऊपर कॉपर लॉस डिपेंड होता है, लोड करंट के ऊपर आयरन लॉस या फिक्स लॉस या कोर लॉस डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसको आयरन लॉस बोलते हैं। और ये हमेशा हर एक रेटिंग पे, हर एक लोड पे, नो लोड पे जो आयरन लॉस होगा वही आयरन लॉस फुल लोड पे होगा, थोड़ा बहुत वेरी होगा लेकिन मिनिमल वेरी होगा, ठीक है ना। लेकिन नो लोड पे कॉपर लॉस 0 होगा और कॉपर लॉस नो फुल लोड पे मैक्सिमम होगा। आयरन लॉस जो नो लोड पे होगा वही फुल लोड पे होगा। ये बहुत बड़ा मैंने एग्जामिनेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से अगर पूछेगा तो 1-2 क्वेश्चन तो जरूर इसे आना ही आना है, फिक्स है। और अगर इसमें नहीं पूछेगा तो इंटरव्यू में पूछ देगा लॉसेस के बारे में क्वेश्चन। इसको हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एक लॉस के बारे में जानेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस का जैसा कि हमने पढ़ा है कि संबंध मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से होता है, यानी जब हम किसी कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं, जब हम किसी कॉइल में करंट को फ्लो कराते हैं, जैसे ये हमारा वाइंडिंग है, इसमें हम करंट को आई करंट को फ्लो कराएं, तो ये जो करंट का वेव होता है वो ऐसे होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी करंट क्या होता है, रिवर्स होता है एक साइकिल के बाद। इस साइकिल के बाद करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो होता क्या है कि जब पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है तो कोर का मैग्नेटाइजेशन होता है, और जब रिवर्सल करंट हो रहा है तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन होता है कोर का, ठीक है। तो करंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोर का मैग्नेटाइजेशन और करंट के रिवर्स डायरेक्शन में कोर का डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस प्रक्रिया में जो लॉस होता है उसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। इस साइकिल में जो मैग्नेटिक कोर में जो लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण, उसी को हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब करंट ऐसे जा रहा है वापस आ जा रहा है तो फिर लॉस कहाँ हो रहा है? तो बात ये है कि जो करंट जिस साइकिल से जा रहा है वापस आ रहा है उस साइकिल से मैग्नेटिक फ्लक्स वापस नहीं आ पाता है, उसमें लैगिंग होता है, ठीक है। और इसी लैगिंग प्रॉपर्टी के कारण आप देखेंगे कि जो BH कर्व होता है वो इस टाइप का, सॉरी थोड़ा ठीक नहीं बना, ऐसे है। तो ये जो एरिया हुआ ये लॉस को डिनोट करता है। जैसे इसको ऐसे अगर जाना था तो फिर ऐसे ही आके ऐसे हो जाना था, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है, ऐसे अगर जाता है तो फिर ऐसे वापस आता है। तो ये जो एरिया बना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण, इसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। आगे हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे डिटेल से। ये जिसका मैंने जिक्र कर रहा था कि यहाँ से फ्लक्स गया, अब जब करंट क्या होगा, यहाँ तक गया तो यहाँ पे है, जब ये वापस आया यानी करंट रिवर्स होने लगा तो ये इसको इसी लाइन पे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे आता है। और फिर ये और रिवर्स में गया, यहाँ तक पहुँच गया, ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट यहाँ हो गया। अब ये यहाँ से करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ तो ये भी इंक्रीज होना शुरू हुआ, 0 पॉइंट पे गया तो ये 0 पॉइंट पे, जब ये करंट 0 पॉइंट पे जाता है तो ये यहाँ रहता है, और जब ये आगे चला जाता है तब ये 0 हो जाता है। यानी ये करंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ना, वो लैगिंग में होता है, और जब ये मैक्सिमम जाता है तब तक ये रिवर्स हो चुका होता है करंट का, तो फिर ये वापस आता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, और ये इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैग्नेटिक जो उसका जो आयरन स्टील में जो मॉलिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, फ्लो को अपोज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये अपोज करते हैं, और इसी अपोज करने के कारण ये हीटिंग होता है, और जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसी टाइम पे ये अपोज करते हैं। जब करंट का डायरेक्शन मैंने बताया ना, करंट का डायरेक्शन ऐसे चेंज हुआ तो इसी टाइम पे मॉलिक्यूल्स एक तरफ पोलराइज हुए, और फिर वापस जब हम करंट को इधर लेंगे तो डीपोलराइज होते हैं, तो उस कारण से फ्लो को अपोजिशन मिलता है, और उसी कारण से हीटिंग होता है, जिससे कॉइल के अंदर हीटिंग होता है। जितना कम फ्रिक्वेंसी रखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, और कोर का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्वेंसी को हमें हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए फ्रिक्वेंसी को हाई करना होता है। और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, ये चूंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा कोर का जो स्ट्रक्चर स्टील का है उस पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका कूलिंग करते हैं, और स्पेशल स्टील अलॉय का यूज करते हैं, जिसमें सिलिकन का यूज करते हैं, और लो कार्बन का यूज करते हैं, लो कार्बन सिलिकन आयरन का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में। इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस क्या होता है? तो ईडी करंट लॉस हमने पहले भी पढ़ा था कि इंड्यूस्ड, जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं ट्रांसफार्मर में, क्या होता है, प्राइमरी साइड में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के कारण वोल्टेज इंड्यूस होता है, और ये वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कॉइल का ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है फ्लक्स के वेरी होने के कारण। फ्लक्स मैंने बताया कि फाई इक्वल टू 5m ओमेगा टी, तो फ्लक्स वेरी हो रहा है, तो फ्लक्स वेरी होने की वजह से इस जो मेटल का जो स्ट्रक्चर है
ये जो स्टील बॉडी है उसमें ये इंड्यूस हो जाता है वोल्टेज, और उस कारण से क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे करंट फ्लो होने लगता है, ये मेटल के अंदर ही करंट फ्लो होने लगता है। ये देखिए ऐसे करंट है उसके टर्मिनल पे फ्लो होने लगता है, जिस कारण से ये पूरी जो मेटल बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है। उस करंट फ्लो रहता है ये स्क्वायर, और कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। तो ये चूंकि करंट बेकार होता है, ये हमारे जो मेन फ्लक्स को सपोर्ट नहीं करता है, उसको अपोज करता है, तो इसलिए इसको ईडी करंट बोलते हैं। ईडी मतलब बेकार करंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक एक करके आप समझिए, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो जब हम लोग इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको हम लोग सॉलिड कोर नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। पहले तो सेक्शन में बांटते हैं, पतले पतले सेक्शन में। तो उससे क्या होता है कि एरिया हमारा घट जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। और जब एरिया कम हो गया तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन मेटल के स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, हमारा पर्पस तो यही था कि ये जो सॉलिड बॉडी है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, वाइंडिंग में नहीं, वाइंडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो, कोर की बात कर रहे हैं। कोर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाए। और दूसरा, इन दोनों सीट के बीच में लेमिनेशन का यूज कर देंगे, जिसके कारण इस वाले सीट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस वाले सीट में नहीं जाए। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी करंट से बचने के लिए लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, करंट इसी में फ्लो हो रहा है, इसका करंट इसमें नहीं जा रहा है, सेपरेट सेपरेट करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये इतना कम है कि ये हीटिंग नहीं कर पाता है और लॉस काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ये जो बात मैंने एक्सप्लेन किया यही बात लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसलिए ईडी करंट को हम लोग बोलते हैं, ये ईडी करंट है बिकॉज कि ये हमारे मेन फ्लक्स लिंकिंग में कोई मदद नहीं करता है और उसको अपोज ही करता है, और करंट फ्लो होने के कारण इसमें लॉसेज है। इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। तो कोर को हम लोग लेमिनेशन करेंगे, थिकनेस को कम करेंगे, एक बड़ा सॉलिड आयरन और यूज करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसको स्पीसेस उसको स्प्लिट करेंगे मेनी पीसेज में और उसको लेमिनेट कर देंगे। यही कर रहा है ईडी करंट को कम करने के लिए। वही बात है जो मैंने बताया, वही चीज़ें आप धीरे धीरे लिख के आएगी। इसमें वर्निश से लेमिनेशन करते हैं, पेपर से लेमिनेशन करते हैं, और भी लेमिनेशन का जो इंसुलेटर होता है वो यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि करंट के फ्लो को, ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और फ्लो ऑफ करंट को लिमिट करने के लिए, यानी उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए, ये सब हम लोग लेमिनेशन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कोर का लेमिनेशन में कौन सा लॉसेस कम होता है, किस लॉसेस में इस्तेमाल होता है, ईडी करंट लॉसेस। इसी को हम लोग हिंदी में देख लेंगे। तो ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 2 और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आईटीआई के और डिप्लोमा के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 2 में भी उनके लिए कुछ है। पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और कुछ टॉपिक्स है जिसमें लोड एनालिसिस हम लोग देखेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे। और चैनल से जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी, क्योंकि ये सब ना कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है। अगर मिस कीजिएगा, फॉरवर्ड करके देखिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा कैसे फ्लो हो रहा है करंट, कैसे फ्लक्स फ्लो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।